दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रात के 10 पीएम की शो में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत को लूटने और बर्बाद करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो अभी कहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या कर रही है, जरा इसके बारे में दोस्तों जान पहचान बढ़ाते हैं। एक बात याद रखेगा, आज मुझे लगा ना कि मैं जब एक टॉपिक पर लेक्चर तैयार कर रहा था, मैटर तैयार कर रहा था, तो ये समझ में आया कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊं। फिर समझ में आया कि नहीं, कुछ बाहुबली जैसा करना पड़ेगा, यानी पहले बाहुबली को मारना पड़ेगा, बाद में बताना पड़ेगा भाई कि बाहुबली को क्यों मारा गया। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ये बाद में बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से उसने भारत में शासन किया, भारत को किस तरह से लूटा और बर्बाद किया, इसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी क्या कर रही है, इसका वजूद क्या है। ठीक है, यहां पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चेहरे से तो एक इंडियन लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, यह इमेज है दोस्तों संजीव मेहता जी का, जो वर्तमान में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने सैकड़ों सालों तक दोस्तों भारत पर राज किया, भारत को बर्बाद किया, भारत को जी भर के लूटा, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक आज एक भारतीय है। ये सुनने में आपको कैसा लग रहा है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, आइए उसी बारे में आज हम चर्चा करते हैं और कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसे डील हुई, कहा जाता है दोस्तों सिर्फ 20 मिनट में ईस्ट इंडिया कंपनी बिक गई। क्या कह रहे हैं सर, इतनी बड़ी कंपनी सैकड़ों सालों तक भारत में राज किया और 20 मिनट में बिक गई, ये कैसी बात करें। देखिए, ये मैं अपने मुंह से बात नहीं बता रहा हूं, ये बात खुद संजीव मेहता जी ने बताई कि भाई जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचा, तो वहां जो भी इन्वेस्टर थे, जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे, जो वहां के डायरेक्टर थे, मालिक थे, उनसे मेरी मीटिंग हुई। मुझे मीटिंग के दौरान ही पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हालात बड़े खराब हैं। मैंने एक पेपर पर एक अमाउंट लिखा और उसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का 21% का शेयर केवल 20 मिनट में दोस्तों मैं परचेज कर लिया, ले लिया। आगे चल के धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज्यादातर जो शेयर थे दोस्तों, वो मैंने बाकी लोगों से परचेज कर लिए। इस तरह से संजीव मेहता जी ने केवल 20 मिनट की डीलिंग में सैकड़ों साल तक काम करने वाली, राज करने वाली इस कंपनी को अपने मुट्ठी में कर लिया। ठीक है, तो कैसी लगी बात सुनकर। ठीक है, मैं आप बता रहा हूं कि ये कहानी खुद संजीव मेहता जी ने कहा है। ठीक है, तो दोस्तों 20 मिनट वाली बात याद रखेगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये संजीव मेहता जी की तस्वीर है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने बलबूते ये खरीद लिया। ठीक है, अच्छा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उपयोग कैसे करने वाले हैं, जरा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों कि एक भारतीय की हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो आप बखूबी जान गए। अब वर्तमान में दोस्तों ये जो कंपनी है, ये लग्जरी टी बेचेगी। दोस्तों अगर मैं शुरुआती समय की बात करूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उस समय दोस्तों मसालों से संबंधित व्यापार करती थी। बाद में धीरे धीरे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय से संबंधित भी व्यापार किया, तो तब भी चाय बेचती थी और अब भी चाय बेचने जा रही है। तो ये लग्जरी टी दोस्तों ये बेचेगी। इसके अलावा दोस्तों काफी वाला काम करेगी। जो भी कोई खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थ के कारोबार में दोस्तों एक नए ब्रांड को बनाकर दोस्तों इस कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और ये सारा काम दोस्तों संजीव मेहता जी कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों लग्जरी गिफ्ट सेट पे भी कंपनी काम कर रही है और कई अन्य सामानों को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचेगी। यानी आप कह सकते हैं वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इतने लंबे समय तक भारत पर राज किया, आज दोस्तों वह एक ई कॉमर्स कंपनी के रूप में तब्दील हो गई है। ठीक है, 15 अगस्त 2010 को संजीव मेहता जी ने कंपनी का पहला स्टोर लंदन के एक रिहायशी एरिया में खोला, जिसका नाम है दोस्तों मेशे फेयर। ठीक है, मेशे फेयर में दोस्तों एक स्टोर ओपन किया है। ठीक है, अभी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वर्ल्ड वाइड तो कंपनी नहीं चल रही है, केवल लंदन में दोस्तों इसका एक नया स्टोर खोला गया है। कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ना कोई ब्रांच भारत में भी आएगा। ठीक है, तो क्या आप उस कंपनी का इंतजार करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब दोस्तों बात आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो जरा डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जिनको ये वीडियो का मूल उद्देश्य था वो मैंने आपको बता दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से भारत को लूटा और बर्बाद किया, वो मैं आपको बताता हूं। वो जानने के लिए दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी और किस तरह से दोस्तों इसने भारत में अपना पैर पसारना शुरू किया था। ठीक है, तो इतिहास की दोस्तों सबसे ताकतवर कंपनी है कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आज भले ही सैकड़ों कंपनी आ गई हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पुरानी कंपनी, मैं कह रहा हूं कि कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको शायद सैमसंग और अलग अलग कंपनियों के बारे में ना पता हो, एप्पल के बारे में ना पता हो, गूगल के बारे में ना पता हो भैया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों कहा गया कि इतिहास की सबसे ताकतवर कंपनी। अच्छा, आज जो भी कंपनियां, क्या उनके पास अपनी फौज है क्या? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो अपनी फौज भी थी। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है, मैंने जो
क्लू कलेक्ट किए हैं दोस्तों। उसमें माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी थे ना, शुरुआत के 5 साल में उन्हें वेतन ही नहीं मिलता था। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब एक कंपनी बनाई गई थी मैं तब की बात कर रहा हूं। शुरुआती दौर में दोस्तों 5 साल तक आपको फ्री में काम करने पड़ते थे। सर अगर हमें करना हो तो हम तो करेंगे ही नहीं, हाँ, लेकिन दोस्तों उस जमाने में लोग करते थे। बाद में इस पीरियड को घटा के 3 साल कर दिया गया था। और एक चीज और बता दूं, बिना सिफारिश के ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। जब तक डायरेक्टर लेवल का व्यक्ति किसी व्यक्ति की सिफारिश ना करे तब तक जान लीजिए उसको नौकरी नहीं मिलती थी। और सिफारिश भी फ्री में नहीं मिलती थी, सिफारिश भी दोस्तों पैसे में मिलती थी। कई डॉलर, कई मिलियन डॉलर दोस्तों खर्च करने पड़ते थे। एक आंकड़ा है दोस्तों, लगभग 50 लाख रुपए घूस। आज के अगर दौर की बात करें तो आज के दौर में 50 लाख रुपया घूस देकर लोग फ्री की नौकरी ज्वाइन करते थे। 5 साल बाद जाकर दोस्तों तब उन्हें सैलरी मिलना शुरू होता था, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग उसी कंपनी में काम करने के लिए मरे रह पड़ते थे, ठीक है। तो क्या था ऐसी उस कंपनी में, जरा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज आपको दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत समेत दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन पर लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज किया। ये केवल भारत की बात नहीं है, भारत के अलावा दोस्तों बहुत सारे देशों पर दोस्तों इस कंपनी ने राज किया। एक ऐसा दौर भी था जब कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बड़े बंदरगाह थे। पूरा का पूरा बंदरगाह ही दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था, ठीक है। और दोस्तों भारत की भी बात करें तो भारत में आप चाहे कलकत्ता की बात कर लें, चाहे बंबई की बात कर लें, चाहे चेन्नई की बात कर लें, ये सारे जो बंदरगाह वाले शहर थे दोस्तों, ये किसने बसाए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बसाए थे। और यहां पर दोस्तों इन महानगरों की बुनियाद रखकर यहां से व्यापार करना शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन समय के साथ देखिए ऐसी अवस्था आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोई सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। लंदन में पड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव। कैसे पड़ी थी? तो दोस्तों वह साल था सन 1599, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि सन 1600 में स्थापना हुई है। आप अपने आंकड़े को चेंज कर लीजिए, सन 1600 में नहीं दोस्तों, सन 1599 में केवल 21 व्यक्तियों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम एक कंपनी बनाएंगे, ठीक है। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था दोस्तों वो था जॉन कंपनी। क्या नाम था दोस्तों? इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इस कंपनी का नाम क्या रखा गया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। हालांकि एक लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन जो प्रसिद्धि मिली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्धि मिली है। और ये नींव रखी कहां गई थी दोस्तों? तो लंदन में एक होटल था, उसी होटल में दोस्तों फाउंडर हाल था, उसी फाउंडर हाल में दोस्तों इस कंपनी की स्थापना की गई है। केवल 21 कारोबारियों ने मिलकर दोस्तों इस कंपनी को स्टार्ट किया था, ठीक है। और देखिए उसके बाद भारत में कंपनी ने कितना विस्तार किया, लेकिन ये विस्तार ऐसे नहीं हो गया, ये विस्तार ऐसे नहीं हो गया। आप सोचो ना, कोई कंपनी लंदन में बनी हो, फिर किस प्रकार वो भारत आ गई और उसे इतना छूट किसने दिया, जरा उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार ये कंपनी दाखिल हुई थी, जरा इसके बारे में समझिए। सन 1600 ईस्वी में, देखिए 1599 में तो स्थापना हो गया, सन 1600 ईस्वी में तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर प्राप्त करके, चार्टर हासिल करके, सबसे बड़ा सवाल है कि चार्टर क्या है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कर रखिए, अभी इसके बारे में बताता हूं। चार्टर हासिल करके क्या की एक कंपनी भारत की तरफ अपना जो है आगमन किया और भारत की तरफ पहुंची। ये चार्टर होता क्या दोस्तों? तो चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा, यानी भाई ये कंपनी भारत की तो थी नहीं, इस कंपनी की स्थापना तो लंदन में हुई थी, तो लंदन की जो महारानी थी उनकी बिना इजाजत के ये कंपनी वहां से भारत व्यापार करने नहीं आ सकती थी। अब बताओ, अगर भारत की कोई कंपनी हमारे देश के बाहर व्यापार करना चाहती है तो इजाजत लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? आप बताओ, लेना पड़ेगा ना, सरकार से इजाजत लेना पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों जो इजाजतनामा होता था उसी को हम चार्टर कहते थे। तो पहली बार ये जो चार्टर दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? सन 1600 में दिया गया था। 1600 में भारत के क्या हालात थे दोस्तों? तो 1600 का जो समय था दोस्तों, इस समय भारत का सम्राट कौन था? ठीक है, उस समय अखंड भारत तो नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य मुगलों के शासन में थे दोस्तों, और मुगल बादशाह उस समय अकबर था, ठीक है, याद रखेंगे अकबर। ये अकबर का टाइम पीरियड है। अकबर की मृत्यु दोस्तों 1605 में हो जाती है, फिर उसका पुत्र जहांगीर है वो बादशाह बनता है। तो ये अकबर के काल में दोस्तों पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कह इसका मतलब है कि इंग्लैंड की कोई और, अच्छा ये जो इजाजतनामा था, जो चार्टर था, ये हासिल करना क्यों जरूरी था? क्योंकि जिस भी कंपनी को चार्टर मिल जाता ना, याद रखो उस कंपनी को व्यापार में एकाधिकार मिल जाता। एकाधिकार मतलब होता है मोनोपोली, यानी सिर्फ वही कंपनी भारत से व्यापार कर सकती है जिसको ये चार्टर मिला हो, और ये चार्टर मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी लंदन में और भी कई सारी कंपनियां रही होंगी, लेकिन उनको इस तरह का अधिकार नहीं मिला। इसलिए कहा जा रहा दोस्तों कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती थी, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी,
वहां से सस्ती चीजों को यूरोप में लाकर ऊंची कीमतों में दोस्तों बेच सकती थी। इसीलिए दोस्तों इसने यह चार्टर प्राप्त किया और भारत की तरफ इसने रुख किया। ठीक है दोस्तों, खूब पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद दोस्तों बढ़िया अपना हेडक्वार्टर तैयार किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ये जो हेडक्वार्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये लंदन में ही बनाया गया था, इसे ध्यान रखें। ठीक है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनल है दोस्तों, इसी तरह से ये था, तो इसको भी ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक काली करतूत के बारे में बताना चाहूंगा। एक काली करतूत क्या है? देखिए, यूरोप जो है दोस्तों एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप में दोस्तों इंग्लैंड जो है एक देश का नाम है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे पुर्तगाल है, जैसे डच है, जैसे फ्रांस है, ऐसे बहुत सारे देश हैं दोस्तों। तो हर देश के जो व्यापारी थे वो भारत आके व्यापार करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो दोस्तों इंग्लैंड की थी, ठीक है, तो वो तो वहां से आई थी, लेकिन जो आस पड़ोस के देश थे वहां के व्यापारी भी दोस्तों, जैसे पुर्तगालियों की बात करें तो भारत में पहले से व्यापार करते थे। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या होता था कि जब ये अपना सामान लेके जाते थे तो पूरे यूरोप में बेचेंगे, अपने देश में बेचते थे और अपने पास के देशों में भी दोस्तों ये सप्लाई करते थे। तो ऐसे में होड़ लगी रहती थी कि कौन कितना जल्दी सामान को ले जाके बेच दे। बाद में क्या होने लगा दोस्तों, ये सब जानबूझ के एक दूसरे के जहाज को डुबाना शुरू कर दिए कि इनका जहाज डूब जाए, इनका सामान डूब जाए, ताकि हमारा सामान बचा रहेगा, हम अकेले ले जाके बेचेंगे और अकेले हम जो है बहुत सारे पैसे का मालिक बन जाएंगे। ठीक है, ये काली करतूत ही तो है। और इसी तरह से दोस्तों पैसा किसने कमाया? ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो जिस तरह से पैसा कमाता है उसके हालात वैसे ही हो जाते हैं। और देखो इतना पैसा कमाने के बाद आज क्या है? ठीक है, जब राज किया तब राज किया, लेकिन आज स्थिति क्या है दोस्तों, देख रहे हैं, मतलब इस कंपनी को एक भारतीय के हाथ बेचना पड़ गया। ठीक है, ऐसे हालात हो गए। ठीक है, तो वही लिख रहा है दोस्तों यहां पर, कह रहा समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के कुछ चीजें बड़े पॉपुलर थे, जैसे सूती कपड़े। शुरुआत में सूती कपड़े और रेशम, ये दो चीजों की मांग बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी। मसालों की मांग क्यों ज्यादा थी, जरा उसको दोस्तों भौगोलिक दृष्टिकोण से आप समझेंगे तो समझ आ जाएगा। जो यूरोप है दोस्तों, अगर उसको आप मैप में देखेंगे तो यूरोप कहां पर स्थित है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अगर दोस्तों आप ये ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में दोस्तों ये भारत है, और भारत के बाद दोस्तों ये जो कॉन्टिनेंट, ये वाला हिस्सा जो देखना है दोस्तों, ये आपकी यूरोप वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये जो यूरोप स्थित है दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव देखिए ऊपर की तरफ है, ये ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, और ठंडे क्षेत्र में दोस्तों क्या चाहिए, लोगों को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए क्या चाहिए, इस ठंडे क्षेत्र में गर्मी चाहिए। और गर्मी मिलेगी कहां से, तो जितना मसालेदार खाना होगा शरीर में उतनी ज्यादा गर्मी होगी, और इसीलिए दोस्तों भारतीय मसालों की खींच जो है दोस्तों वो बढ़ गई थी। तो याद रखेंगे, सूती कपड़े, रेशम के साथ साथ दोस्तों मसाले, ये यूरोप के मार्केट में जाते थे और बहुत ज्यादा मुनाफा इससे कमाया जाता था। मसालों में दोस्तों खास करके मिर्च की बात करें, लौंग की बात करें, इलायची की बात करें, दालचीनी की बात करें, ये दोस्तों खूब बिका करते थे। ठीक है, इसी तरह से 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों जो यूरोप कॉन्टिनेंट की और भी कंपनियां थी अलग अलग देशों की, वो कंपनियां एक दूसरे के जहाजों को डुबोना शुरू कर दी कि भाई इनका जहाज डूब जाए, केवल हमारा जहाज बचा रहा, ताकि हम अपने माल को ले जाकर ऊंची कीमत में बेच सकें। तो ऐसा दोस्तों इन लोगों का शुरू से ही व्यवहार था, मतलब ये किसी के नहीं थे, आप यही समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, मुगलों को दिया घूस। ठीक है, बाद में जब इन्हें लगा दोस्तों कि बिना मुगलों की मदद के हम भारत में व्यापार को स्टेबल नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते, उसका विस्तार नहीं कर सकते, तब दोस्तों मजबूरन इन्हें क्या देना पड़ा, मुगलों को घूस देना पड़ा। और घूस कैसे देना पड़ा जरा वो समझिए। 1600 ईस्वी में दोस्तों आपने देखा कि 1599 में दोस्तों इस कंपनी की स्थापना हुई। सन 1600 ईस्वी में दोस्तों, अच्छा ये समय किसका है दोस्तों, ये समय स्थापना का है। सन 1600 में दोस्तों इस कंपनी को चार्टर मिल गया व्यापार करने का, और आगे दोस्तों हम पहुंच गए 1608 में। 1608 में एक व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को दोस्तों पहली बार भारत भेजा गया। उस समय दोस्तों भारत में मुगलों का शासन था, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, उसका पुत्र सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, वो यहां बादशाह था। तो कैप्टन हॉकिंस पहुंच गया जहांगीर के पास, जहांगीर से अनुमति मांगे कि भाई हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए। ठीक है, हालांकि जहांगीर के दरबार में पहले से पुर्तगाली मौजूद थे, तो पुर्तगालियों की दोस्तों वहां पैठ बनी थी, और पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि अंग्रेज को अनुमति मिले और वो व्यापार करे। इसी वजह से दोस्तों थोड़ा सा यहां पर इन्हें लेट लतीफ हो रहा था। हालांकि दोस्तों कुछ समय बाद जो है इनको अनुमति मिल गई, ठीक है, थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में अनुमति को रद्द भी कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हॉकिंस के बाद एक दूसरा राजदूत भेजा गया, सर थॉमस। ठीक है, सर थॉमस रो, ये 1615 में भेजा गया, जबकि हॉकिंस दोस्तों 1608 में आया हुआ था। ये पहुंचा तो इसने बादशाह को लालच देना चाहा, सोचा कि अब इसके पहले तो जो लोग आए फ्री में आ गए मांगने, अब भाई आपको किसी से व्यापार की अनुमति मांगनी है और आप ऐसे खाली हाथ पहुंच जाएंगे, ठीक है, सलामी ठोक
रोकने तो क्या अनुमति मिलेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने देश से महंगी शराब की बोतल ले गया। सर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि देखिए घूस दिया, महंगी शराब की बोतलें ले गया, शिकारी कुत्ते ले गया, उसे ले जाकर गिफ्ट किया, किसे, जहांगीर को गिफ्ट किया। और इतनी दोस्ती किया कि दोस्तों जहांगीर ने इसे 3 साल रोक दिया अपने पास, ठीक है। 3 साल तक दोस्तों वहीं रुककर इधर उधर क्या करता रहा, घूमता रहा, जब तक इसने जहांगीर का मन नहीं जीत लिया तब तक दोस्तों ये जहांगीर के पास ही टिका रहा, ठीक है। हालांकि और अभी स्थानों का दोस्तों इसने भ्रमण किया और भी दास्तान जो है भारत के बताए इसने। किसने, मैं बात कर रहा हूं टॉमस रो की। दोस्तों सूरत, देखिए कैप्टन हॉकिंस के आने के बाद 1613 में ही अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री लगा दी गई थी। यह फैक्ट्री दोस्तों सबसे पहले सूरत में लगाई गई थी, ठीक है। सूरत जो कि गुजरात के पास में स्थित है, वहां पर दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 3 साल लगातार बातचीत के दौरान जब दोस्तों उसने जहांगीर को राजी कर लिया, किसने, यहां टॉमस रो की बात कर रहे हैं, जब इसने जहांगीर को राजी कर लिया तो दोस्तों जहांगीर ने भी उसके साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूती वस्त्र, इसके अलावा नील, इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट और चाय, ये सारी चीजें भी दोस्तों खरीद कर यूरोप ले जाने लगी और महंगे दामों पर ले जाकर बेचने लगी। समझ में आ रही सारी बातें ना। इस तरह से दोस्तों इनका कारभार और आगे बढ़ा। ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसका नाम है टॉमस रो। जी हाँ दोस्तों, टॉमस रो है। 1615 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के टाइम में दोस्तों आया था। इसे भेजने वाला कौन था, जेम्स प्रथम उसमें बादशाह थे इंग्लैंड के, ठीक है। उन्होंने इसे भेजा था। फरवरी 1619 में ये वापस इंग्लैंड चला गया, ठीक है। जब तक ये भारत में रहा दोस्तों, तब तक दोस्तों 3 वर्ष तक राजदूत के रूप में काम किया, जहां अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में दोस्तों ये 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर इसने राजदूत के रूप में काम किया है, ठीक है। इस तरह से कुल मिला जुला के दोस्तों अनुमति दिलानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को और अनुमति दिला दिया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत सारे उसके व्यापार दोस्तों बढ़ गए। पहले तो कहां, सोचिए कि पहले स्टार्टिंग में आई तो खाली सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और मसालों का व्यापार करती थी। बाद में दोस्तों नील को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया, चाय को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया, पोटेशियम नाइट्रेट को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया। इस तरह से प्रोडक्ट दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा चीजों का व्यापार करना शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद क्या होता दोस्तों, बंगाल में खड़ी कर दी दोस्तों पहली फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री दोस्तों जो बनाया गया। देखिए इसके पहले जो सूरत में बनाना, उसे चाहे हम फैक्ट्री नाम दे, लेकिन फैक्ट्री बोलना सही नहीं, वो एक तरह से कारखाना था, ठीक है। छोटा कारखाना था, एक विधिवत कारखाना की बात करें अगर, या हम फैक्ट्री की बात करें बड़े स्तर पर, ठीक है। तो जो पहली फैक्ट्री बनाई गई दोस्तों बंगाल में बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के किनारे दोस्तों बहुत बड़ी फैक्ट्री की स्थापना की और यहीं से उसने जो है अपना काम धाम शुरू किया। उस जमाने में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले या उसके साथ काम करने वाले जो व्यापारी थे, उन्हीं व्यापारियों को हम फैक्टर कहते थे। क्या करते थे, फैक्टर कहते थे, ठीक है। इसे भी याद रखेगा, बहुत मतलब अच्छा पॉइंट है, हो सकता है आप लोगों को जानकारी ना हो इसके बारे में, लेकिन जानिए। कंपनी ने इसके बाद सौदागरों और व्यापारियों से कहा कि भाई जहां कंपनी का एक कार्यालय बना हुआ है, ये फैक्ट्री बनी हुई, इसके आसपास बस जाइए। बात को समझिए आप। देखिए कंपनी भी चाहती थी कि हमारे व्यापारी लोग, हमारे आसपास के लोग, अगर ये हमारे आसपास बस जाएंगे तो हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। धीरे धीरे लोग वहां बसने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद दोस्तों कंपनी ने किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी मतलब एक बाउंड्री उठाना शुरू कर दिया। भाई याद रखो, कोई कंपनी भारत में आके व्यापार कर रही है और धीरे धीरे क्या कर रही, बाउंड्री। जब बाउंड्री करना शुरू किया इसने, किलेबंदी करना शुरू किया, तो किसी भारतीय राजा को तो रोकना चाहिए था, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह जगह था उसे रोकना चाहिए था। हालांकि क्षेत्र था बंगाल के नवाब के अधिकार क्षेत्र में। बंगाल के नवाब ने दोस्तों इसे रोकना भी चाहा, कई बार दोस्तों लड़ाई भी हुई। इसी कारण दोस्तों प्लासी का युद्ध भी लड़ा गया, ठीक है। हालांकि दोस्तों अगर उसके पहले की बात करें, 1696 में दोस्तों धीरे धीरे इस कंपनी ने किलेबंदी का काम भी शुरू कर दिया। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे कंपनी ने पहले व्यापार आरंभ किया, व्यापार के बाद कैसे कारखाना बनाया, उसके बाद कैसे फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री के बाद कैसे किलेबंदी किया, और जब किलेबंदी कर लिया दोस्तों तो धीरे धीरे अपनी सेना भी बढ़ाने लगा, ठीक है। धीरे धीरे अपने पास सेना रखने लगा। जबकि आया था व्यापार करने, तो सेना रखने की क्या जरूरत थी, इसकी अपनी खुद की सेना थी कंपनी की, ठीक है। इसे याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या किया, पुनः घूस देकर जमींदारी खरीद लिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी खरीद लिया। इनमें से एक गांव था दोस्तों कालीकाता, वही कालीकाता जिसे हम कलकत्ता कहते हैं या वर्तमान समय में उसे कोलकाता नाम से जानते हैं। तो कालीकाता की जमींदारी अंग्रेजों ने घूस देकर खरीदी थी, याद रखेंगे, ठीक है। यह हो गया।
इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया कि हम बंगाल में व्यापार करेंगे, इसके लिए औरंगजेब की तरफ से एक व्यापारिक फरमान जारी कर दिया जाए। और इस तरह से दोस्तों औरंगजेब को भी राजी कर लिया कि हमें अब कोई परेशान न करे। भाई मुगल बादशाह ने अगर कर दिया तो फिर और कौन है रोकने वाला, ठीक है। जैसे अगर हमारे देश में बात करते हैं, किसी को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तरफ से परमिशन मिल जाए तो फिर दोस्तों उसे रोकने वाला कौन है। उसी तरह से दोस्तों मुगल बादशाह के द्वारा अगर कोई चीज मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक झड़प हुआ, भयानक झड़प हुआ दोस्तों अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच में। हालांकि बादशाह की डायरेक्ट एंट्री यहां पे नहीं थी। होता क्या दोस्तों, 1681 ईस्वी में जो अंग्रेज व्यापारी व्यापार कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने जाकर सर चाइल्ड, ठीक है, ये अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति है सर चाइल्ड, उससे जाकर शिकायत किया कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब का एक भतीजा है, भांजा है, जिसका नाम है शाइस्ता खान। ये शाइस्ता खान हमें व्यापार नहीं करने दे रहा, हमें व्यापार में रोक टोक कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को लगा कि हमारे पास अब बहुत बड़ी फौज है, हम यूं चुटकी में दोस्तों लोगों को हरा सकते हैं, या फिर औरंगजेब को हरा सकते हैं, या शाइस्ता खान को हरा सकते हैं, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों अंग्रेजों ने 19 युद्धपोतों को लेकर के, 200 तोपों को लेकर के, 600 सैनिकों को लेकर के एक बहुत बड़ा बेड़ा लंदन से बुलवा लिया, नौसैनिक बेड़ा। और यहां भारत में मुगल जान ही रहे थे, ठीक है। मुगलों को पराजित करना, उसमें से औरंगजेब को पराजित करना, ये उतना आसान नहीं था। औरंगजेब को लगा ये तो ज्यादा कर रहा है, ठीक है। औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड के साथ साथ जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सबको खदेड़ के बाहर भगा दिया, सबको भगा दिया। इतना अपमानित किया, इतना अपमानित किया कि आप से क्या ही करना, ठीक है। आज भी दोस्तों परीक्षा में कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई अंग्रेज अधिकारी सर जॉन चाइल्ड को किसने भारत से निष्कासित कर दिया या निष्कासित करने पर मजबूर कर दिया, तो याद रखिए दोस्तों औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब ने सबको भगा दिया यहां से। इस तरह से बहुत बुरी तरह पराजय हुई। अब अंग्रेजों के पास सिर्फ एक रास्ता था कि माई बाप कह के औरंगजेब का हाथ पैर जोड़ लें। अगर औरंगजेब मान गया तब तो ठीक है, नहीं माना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये उसी लड़ाई का दोस्तों चित्र आपको दिखा रहा हूं जिस लड़ाई में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था, ठीक है। बंगाल में जो अंग्रेजों ने 5 कारखाने अपने बनाए थे, उन 5 कारखानों को नष्ट कर दिया गया और जितने भी अंग्रेज बंगाल में थे उन सभी को दोस्तों मारकर भगा दिया गया। सूरत के कारखाने भी बंद कर दिए गए। बंबई में भी दोस्तों जो कारखाने इन्होंने बना रखे थे उस पर भी दोस्तों यही काम किया गया। इस तरह कंपनी के कर्मचारियों को अपराधी की तरह अपमानित किया गया। इस घटना के बाद मुगल बादशाह से माफी मांगने के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। इस प्रकार दोस्तों बहुत माफी मांगने के बाद 1690 ईस्वी में फिर जो है औरंगजेब ने माफी दे दिया और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से व्यापार शुरू कर दिया। काश कि औरंगजेब जिंदगी में एक अच्छा काम कर लिया होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ करके भारत से भगा दिया होता तो संभवतः इस तरह की आगे कोई परिस्थिति ही नहीं बनती। लेकिन चलिए जो लिखा था किस्मत में वो तो होना ही है। लिख रहा माफी के बाद अफीम का व्यापार, ठीक है। अब कंपनी को लगने लगा भाई सारी फैक्ट्री तो टूट गई, अब फिर से काम करना होगा। तो इन्होंने दोस्तों अवैध काम करना शुरू किया, ठीक है। चीन के साथ दोस्तों जो व्यापार चल रहा था उस व्यापार के बाद दोस्तों उन्हें भुगतान हमेशा चांदी के सिक्के के रूप में करना पड़ता था। तो दोस्तों ये एक उनके पास समस्या थी। अब पैसा ज्यादा चाहिए दोस्तों, तो इन्होंने अवैध रूप से काम करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं अफीम पोस्ते का नाम सुना होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे उस समय बंगाल में पोस्ते की खेती होती थी और इन्होंने क्या किया, बिहार में अफीम के निर्माण के लिए दोस्तों वहीं फैक्ट्री डाल दिया। चोरी चुपके दोस्तों वहां से अफीम को ले जाकर के, ठीक है, गुप्त रास्ते से कहां, चीन में ले जाकर दोस्तों बेचा जाता था। इस तरह से मोटा मुनाफा कमाया जाता था ताकि कंपनी की आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत किया जा सके। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जब ये सारे चीज किए जा रहे थे तो क्या ये चीजें अंग्रेजों की द्वारा की गई ये चीजें क्या किसी राजा को दिखाई नहीं पड़ रही थी कि वो किस रास्ते से चीन जा रहा है, कहां बेच रहा है, कितना मुनाफा पा रहा है, ठीक है। लेकिन किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह से एक बार फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गई। आगे देखिए क्या होता है। बंगाल का एक नवाब था दोस्तों, उसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ने कई बार दोस्तों अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया। इसी वजह से एक बार ऐसा मौका आया कि अंग्रेजों के सामने फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई वाली बात आ गई, ठीक है। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम है मीर जाफर। ये बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है। ये इतना धोखेबाज इंसान है कि अगर इसने धोखा नहीं दिया होता तो आज भारत का मानचित्र दोस्तों कुछ अलग होता, कहानी ही कुछ अलग होती। शायद 1947 तक हमें अपनी आज़ादी के लिए रुकना नहीं पड़ता, हम बहुत पहले ही आज़ाद हो गए होते। लेकिन इस मीर जाफर ने नवाब बनने के लालच में अपने ही राजा को धोखा दे दिया, ठीक है। सेना पहुंचा लेकर और जब युद्ध की बात आई तो सेना को ऑर्डर ही नहीं दिया। इस तरह से सिराजुद्दौला मैदान में ही मारा गया बेचारा। राजा होकर सेना भी ये सब कुछ है और उसके बाद भी मारा गया। आज भी दोस्तों कहा जाता है, अच्छा ये जो लड़ाई हुआ था इसे हम इतिहास में प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं। सन 1757 ईस्वी में दोस्तों लड़ाई लड़ी गई थी, इसे प्लासी युद्ध कहा जाता है।
इस युद्ध की जानकारी दोस्तों अभी भी इंडिया हाउस लाइब्रेरी में रखी गई है। वहां 20,000 से ज्यादा दस्तावेज मौजूद हैं और उसमें दोस्तों इस युद्ध के बारे में बताया गया। कहा जाता है कि ये प्लासी वाली लड़ाई में खाली 300 सैनिक थे। सोचने वाली बात है भाई, केवल 300 सैनिक थे दोस्तों अंग्रेजों के पास, और सिराजुद्दौला के पास दोस्तों 18,000 से अधिक सैनिक थे। उसके बाद भी अंग्रेज जीत गए। कैसे भैया बताओ, कैसे संभव है कि 18,000 सैनिकों से 300 लोग जीत जाएंगे? संभव है, लेकिन सोचो कि मीर जाफर के धोखा देने के कारण दोस्तों ऐसा होता है। और दोस्तों अगले 100 साल तक 1757 से लेकर के 1857 तक कंपनी ने जी भर के अपने तरीके से भारत को लूटा, तमाम तरह के कानून बनाए, नियम बनाए, और लगातार इंग्लैंड के जो राजा और रानी थे या वहां की सरकार थी वो हमेशा इनके चार्टर के समय को बढ़ाती चली गई। ठीक है, हमेशा बढ़ाती चली गई। इस तरह से दोस्तों इनका काम आराम से चलता रहा। 1857 में दोस्तों भयानक क्रांति होती है जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम में हमें जीत भले ही न मिली हो, लेकिन दोस्तों एक करारा तमाचा था अंग्रेजों के ऊपर। और एक ही साल बाद 1858 ईस्वी में एक निर्णय लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम है वो समाप्त कर दिया गया। एक तरह से आपका समाप्त क्या किया गया, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब होता है कि अब वो कंपनी अपने मन से काम नहीं करेगी, सारा कुछ कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। ठीक है, अभी तक तो कंपनी कर रही थी, कंपनी के डायरेक्टर करवा रहे थे, लेकिन अब दोस्तों ब्रिटिश सरकार करेगी। इस तरह से दोस्तों एक भारत सरकार एक्ट बनाया गया 1858 ईस्वी में और कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने कंपनी की संपत्ति और फौज दोनों को दोस्तों अपने अधीन कर लिया, क्योंकि शुरू से ही कंपनी के पास अपनी सेना थी, तो सेना को और संपत्ति को ये सारी चीजें अपनी तरफ कर लिया। ये 1857 की क्रांति का एक चित्र है जिसमें तोप के आगे भारतीयों को बांध कर दोस्तों उड़ा दिया जाता था। ऐसी निर्मम हत्याएं ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। कौन कहता है कि भारत में व्यापार करने आई थी? आप देखिए क्या है, व्यापार करने वाली कंपनी का लक्षण है इसके पास। ठीक है, ये भारत में शासन स्थापित करना चाहती थी और इसको लग ही रहा था कि कहीं इस बार हमारा शासन उखड़ ना जाए, और जैसा सोच रहे थे वैसा इनके साथ हो भी गया। ठीक है, कह रहा कुछ सालों बाद 1800 अभी भी देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी कब ये समाप्त हो गई, पूरी तरह से कब बंद हो गई, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। याद रखेंगे कुछ साल बाद 1873 ईस्वी में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। ठीक है, हमेशा के लिए दोस्तों भंग कर दिया गया। वो साल कौन सा है? वह साल है दोस्तों 1873। ये एक इंपॉर्टेंट समय दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कंपनी के भंग हो जाने के बाद भारत सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में आ गया और 1874 में कंपनी डिसॉल्व कर दिया गया। कंपनी को ये तो एक्ट आया था, उसके बाद कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, पूरी तरह से कंपनी को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का भारत में शासन आरंभ हो गया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों भारत किसके नियंत्रण में आ गया? अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, अब भारत सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में है। और इस तरह से दोस्तों ये आगे बढ़ा। ठीक है, और आज वही जो 1874 में डिसॉल्व हुई कंपनी थी उसे अंग्रेजों ने जिंदा रखा, मारा नहीं, समाप्त नहीं, पेपर में जिंदा रखा। ठीक है, वो पेपर में जिंदा थी। और आज सोचो 137 से मतलब बंद हुए दोस्तों करीब 140 साल से अधिक हो गए हैं। आप जोड़ के देखिए एक बार। ठीक है, या जो भी ईयर आते हैं। ठीक है, इतने साल बाद जाकर दोस्तों एक बार फिर से क्या होता है, अब आज की बात नहीं करना, जब ये परचेज किया गया। ठीक है, 2005 में ही दोस्तों इस कंपनी को खरीद लिया गया था। 2003 में संजीव मेहता जी के दिमाग में दोस्तों पहली बार बात आई कि नहीं, इस कंपनी को ले लेना चाहिए, और 2005 में उन्होंने इस कंपनी के सारे स्टेक जो है ले लिए इन्वेस्टर से। इस तरह से ये कंपनी जिसने सैकड़ों वर्षों तक दोस्तों भारतीयों पर राज किया, वो कंपनी कितनी आसानी से एक भारतीय ने खरीद लिया, ये आप जानते हैं। ठीक है, आज भी कहा जाता है उस कंपनी में आनंद महिंद्रा ने भी अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत खुशी होती है बता करके कि भारत जो है दोस्तों वो धीरे धीरे ब्रिटेन को पीछे करके दोस्तों एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है, और ये प्रोग्रेस उसका आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी इतना जल्दी हम प्रथम द्वितीय पे तो नहीं आ सकते, लेकिन ठीक है, कम से कम हमने ब्रिटेन को पीछे किया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि ऐसे देश जिन्होंने लंबे समय तक भारत पर अपना कब्जा बनाकर रखा हो, भारत को उपनिवेश की तरह यूज किया हो। ठीक है, और भारत इतनी जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, ऐसी स्थितियों से बाहर निकलकर उस देश की अर्थव्यवस्था को ही पीछे करना, ये अपने आप में बड़ी बात है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि बातें मेरी जो है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। डेली दोस्तों रात को 10 बजे हम एक एंटीक मुद्दे पर इसी तरह से चर्चा करते हैं, ताकि कुछ चीजें आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, चलिए सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। हो सके तो वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।